सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके DED थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट नंबर 2 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकराकर परावर्तित होकर पुनः वापस आ जाती है और पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह कहलाती है, यानी कि पहाड़ के निकट किसी निश्चित दूरी पर जब हम कोई ध्वनि कुछ भी बोलते हैं, अपने मुख से कोई भी शब्द बोलते हैं, तो वह शब्द पहाड़ से टकरा करके वापस हमें वैसे ही सुनाई देते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि आवृत्ति, प्रतिध्वनि या सभी। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों प्रतिध्वनि। ऑप्शन नंबर 7 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पर पार्ट 1 के भी देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 1 जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह। मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों को ही सुन सकता है। तो मानव कान जो है वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को, और ये मैंने कल की वीडियो में भी आपको बार बार बताया था। और 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, इनको हम श्रव्य तरंगे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आपके DLED के लिए ही नहीं, आगे के जो आप एग्जाम दोगे भविष्य में उनके लिए भी। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा क्या होता है? दोस्तों, जो BOD परीक्षण है, इसके द्वारा हम जल में प्रदूषण का मापन करते हैं। देखिए यहाँ पर जल में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण और मृदा प्रदूषण भी लिखा हुआ है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घुली हुई है या ऑक्सीजन कितना है, इसी से हम जान पाते हैं कि उसका प्रदूषण लेवल क्या है जल का। तो ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का ठंडा होना, दोनों या कोई नहीं। तो वार्म मतलब क्या होता है? गर्म होना। ग्लोबल मतलब ग्लोब हमारी पूरी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी का गर्म होना ही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 45 है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण? आखिर में पृथ्वी का जो तापमान है वो लगातार हर साल बढ़ता क्यों जा रहा है? तो उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है, दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल रही है, दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ने के कारण उत्तरी ध्रुव की भी बर्फ पिघल रही है और दक्षिणी ध्रुव की भी बर्फ पिघल रही है। इसीलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सा है दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ओजोन परत को क्या कहते हैं? दोस्तों, जो ओजोन परत होती है वो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोक देती है। एक तरीके से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है और इसीलिए जीवन रक्षक परत इसे हम कहते हैं, और हमें ये बहुत सारी बीमारियों से भी बचा लेती है। तो इसीलिए इसे जीवन रक्षक कवच कहते हैं या जीवन रक्षक परत कहते हैं। तो ऑप्शन आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? ओजोन परत क्यों नष्ट होती जा रही है दिन ब दिन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या इन सभी के कारण? दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये जो गैस है, जो बहुत सारे AC चलते हैं, फ्रिज चलते हैं दोस्तों, इन्हीं के कारण ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ये कहीं ना कहीं ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग में भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक रोल प्ले करता है। यानी कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और ओजोन परत के क्षरण का भी एक कारण है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दाब का सूत्र है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया भी है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप देखिए, बल को हम F से डिनोट करते हैं, क्षेत्रफल को A से, तो F अपॉन A। तो P इक्वल टू F अपॉन A, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो ऑप्शन A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
49 पे आते हैं, पास्कल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, दाब का, त्वरण का या बल का? तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है। इसके अलावा दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, एसआई पद्धति में याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे हम किसी भी वस्तु से, किसी सामान से ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? आघात से, उसको पीट कर, जैसे कि कोई टीन की परत है उसको पीट करके, उसको रगड़ करके, उस पर फूंक मारने से, तारों को खींचकर छोड़ने से, तो इन सभी से ध्वनि उत्पन्न हो। तारों को खींचकर छोड़ने से जैसे कि सितार हुआ, गिटार हुआ, इन सब में तारों को खींच करके ही छोड़ते हैं तो ध्वनि निकलती है। तो ऑप्शन द जो है सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है सामान्य, घनिष्ठ, अल्प या अति अल्प? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि विज्ञान से ही प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आधुनिक ईंधन है लकड़ी, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल या फिर सभी? दोस्तों, आज के समय में लकड़ी को भी ईंधन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल को भी, एलपीजी, पेट्रोल को भी प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनोरंजन के साधन है वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविजन या ये सभी? तो ये सभी मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट के साधन है। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? और यही सही भी है, ऑप्शन नंबर आ जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 55 है, ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पर? तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तापांतर हो गया, एस विशिष्ट ऊष्मा हो गई, एम द्रव्यमान हो गया। तो ये तीनों पर ही निर्भर करती है, तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 56 यही सूत्र ही पूछा है, जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका सूत्र क्या है? तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा, एम एस टी। क्वेश्चन नंबर 57 है, जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है? जल वाष्प के द्रव में बदलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन, कोई नहीं। तो जब तालाब के पानी पर या समुद्र के या नदी के पानी पर जब सूर्य की किरणें तेजी से पड़ती हैं तो वो जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उठता है या उसका वाष्पन होता है। लेकिन वही जो पानी होता है धीरे धीरे जब उसका संघनन होता है तो वही द्रव के रूप में नीचे गिरता है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो है संघनन, ये राइट आंसर हो जाएगा। जलवाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया को ही हम संघनन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव को अगर हम वाष्प में बदलते हैं तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है कपूर, नौसादर, दोनों या हीरा? तो कपूर और नौसादर दोनों को जब हम जलाएंगे तो ये सीधे द्रव अवस्था में बिना प्रवेश किए सीधे गैसीय अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो कोई भी वस्तु जलाने पर अगर वह द्रव अवस्था बिना द्रव अवस्था के सीधे गैस में बदल जाती है, जैसे कि आप कपूर को जलाते हो तो आप देखते हो कपूर जलाते ही सीधे उसमें से धुआं निकलने लगता है, तो ये सीधे तीसरी अवस्था गैस अवस्था में चला जाता है, ठोस अवस्था से। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सा जो है दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो जो हर्ट्ज होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ध्वनि तरंगे या श्रव्य तरंगे जिनको हमारे कान सुन सकते हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, एल्कीन का उदाहरण है मेथेन, एथिलीन, एथेन या फिर कोई नहीं? तो मेथेन, एथेन ये दोनों एल्केन के उदाहरण है। एल्कीन दोस्तों यहाँ पर एथिलीन जो लिखा हुआ है यही है, एथिलीन C2H4। तो इस तरीके से कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और इस तरीके से ये हाइड्रोजन जो है जुड़ा होता है इससे।
क्वेश्चन नंबर 63 है एल्काइन का उदाहरण है एसिटिलीन, मेथेन, एथेन। तो फिर मेथेन और एथेन अभी मैंने आपको बताया एल्केन के उदाहरण है, तो एल्काइन का उदाहरण यहाँ पर एसिटिलीन हो गया। और एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यानी कि C2H2, ये एसिटिलीन का फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 है कार्बन यौगिक में पाया जाता है क्लोरीन, कार्बन, जिंक या लेड। तो कार्बन के यौगिक में क्या पाया जाता है? कार्बन ही तो पाया जाएगा, ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की जब कमी होती है तो व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, मीटर में, किलोमीटर में या पास्कल में। तो ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। और मीटर और किलोमीटर आप सभी को पता है दूरी मापने के लिए प्रयोग करते हैं, पास्कल दाब मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को, 7 जून को, 8 जून को या फिर 9 जून को। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। याद रखिएगा जून में दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। पहला है आपका पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को, दूसरा है 21 जून को योग दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। तो ये दोनों तिथियां आपको याद रखनी है, ये दोनों के दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। तो एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र अभी आपको मैंने बताया था C2H2, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और बगल बगल में हाइड्रोजन जुड़े होते हैं इनसे। क्वेश्चन नंबर 69 है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ, उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा जब अवतल दर्पण पर कोई भी वस्तु जब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य से इस तरीके से यहाँ पर रखी होगी तो दोस्तों इस तरीके से वक्रता केंद्र से टकरा करके एक फोकस से आएगी किरण, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों इसका जो प्रतिबिंब है वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र के आगे जो है ये बनेगा जहाँ पर ये काटेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये वस्तु से बड़ा भी बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है और ये वास्तविक भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। तो वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है दोस्तों वो है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पास्कल। दोस्तों ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को, संवेग को या फिर ऊर्जा को। तो जो बैरोमीटर होता है इससे हम मापते हैं वायुमंडलीय दाब को, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है द्रव में दाब का सूत्र है। तो द्रव में दाब का सूत्र है तो यहाँ पर P = HdG, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं प्रदूषण के प्रकार हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मिनी माता रोग होता है या मिनी माता भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। मिनी माता रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? ये मिनी माता यहाँ पर होगा। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? जल में पारे की अधिकता से, जल में नाइट्रोजन की अधिकता से, ऑक्सीजन की अधिकता से या सभी से। तो मिनी माता रोग जो होता है वो जल में पारे यानी कि Hg की अधिकता से दोस्तों होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है। ये दोनों के दोनों प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो पेयजल में दोस्तों नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीने के पानी में अगर नाइट्रोजन अधिक हो गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, और अगर पारा अधिक हो गया तो मिनी माता। क्वेश्चन नंबर 76 है तरंग गति कितने प्रकार की होती है? तो तरंग गति 2 प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ऑप्शन बा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कार्बन के 2 अपर रूप है हीरा, ग्रेफाइट, दोनों या इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है दोनों, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है हाइड्रोकार्बन बना होता है हाइड्रोजन से, कार्बन से, दोनों से या कोई नहीं। तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा दोनों से। क्वेश्चन नंबर 79 है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इन दोनों में से कोई नहीं है, मेथेन और एथेन में से, क्योंकि ये संतृप्त हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर हम मेथेन यहाँ पर लिखे तो आप देखोगे CH4 इसका फॉर्मूला होता है और ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसी प्रकार से एथेन भी आप देखोगे सिंगल बॉन्ड से, और जहां पर भी सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन, वहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है वायु प्रदूषण का सूचक है इसमें से कौन? शैवाल, कवक, लाइकेन या जीवाणु? तो राइट आंसर है लाइकेन, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है अम्ल वर्षा का क्या कारण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या इनमें से सभी? जो अम्ल वर्षा होती है इसका पहला कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल है नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, इसको आप कभी मत भूलिएगा अपने जीवन में, ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितने सारे लोगों की जान चली गई थी इस गैस के रिसाव से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है ताजमहल का दिन प्रतिदिन भद्दा होने का क्या कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा अम्ल वर्षा। क्वेश्चन नंबर 85 है ग्रीन हाउस गैस है मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन? तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन आ जो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई नहीं? तो राइट आंसर है वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 87 है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अणु सूत्र इसमें से कौन सा है? CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+1? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन आ, यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सा नहीं, बल्कि ऑप्शन आ CnH2n। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रख करके चेक करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। अब n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो C1 को हम लिखेंगे नहीं, तो CH, अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 × 1 होगा तो 2 ही होगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो CH4 ये मेथेन हो गया। अब C की जगह पे हम n की जगह पे हम 2 रखते हैं तो C2, अब यहाँ पे H हो गया। अब यहाँ पे n की जगह पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 कितना जाएगा 4 और +2 6 हो जाएगा, C2H6। तो इस तरीके से इनके सबके बीच में आप देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आपको एकल बंध मिलेगा। तो CnH2n+2 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है, CnH2n और CnH2n+1 ये यहाँ पर ये एल्कीन और एल्काइन ये जो है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अणु सूत्र है, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एथेन, मेथेन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा मेथेन। क्वेश्चन नंबर 89 है सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है, एथिलीन, मेथेन, एथेन या फिर ये सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ जब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर भी हमें मेथेन गैस ही प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं हरित लवण रहित पौधों का समूह है शैवाल, कवक, अनावृत बीजी या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कवक, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं? तो प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, n = 1/t के।
क्वेश्चन नंबर 92 है, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, केवल नीचे की दिशा में, चारों दिशाओं में या किसी दिशा में नहीं। तो वायु दाब जो है ये आरोपित करती है चारों दिशाओं में। तो ऑप्शन सा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं ग्रेफाइट, हीरा, शुगर चारकोल या फिर फुलरेन। इसमें से कौन सा अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप है? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, शुगर चारकोल। 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 94 है, कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? तो कुक्कुट पालन दोस्तों मुर्गी पालन से संबंधित है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो एक दोलन को कंप्लीट पूरा करने का जो समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, आवृत्ति एन तथा तरंग की चाल v में क्या संबंध होता है? तो v इक्वल टू एन लैम्डा के होता है दोस्तों, या लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपॉन एन के। तो लैम्डा इक्वल टू v अपॉन एन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सा में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, और यह जो प्लास्टिक होता है यह गर्म करने पर विभिन्न रूपों में बदल जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है यह गर्म करने पर सेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो प्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, डीडीटी का पूरा नाम है? खरपतवारनाशी है ये, कीटनाशी है, दोनों है या कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशी। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 24D है खरपतवारनाशी, कीटनाशी, दोनों या कोई नहीं? दोस्तों ये है खरपतवारनाशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 100 है, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा प्रयुक्त पदार्थ है? तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। कोशिकीय क्रियाओं में जो कोशिका में क्रियाएं होती हैं उसमें सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा उपयुक्त पदार्थ है एडीपी, आरएनए, एटीपी या एनएडी। तो दोस्तों इसके हम कहते हैं एटीपी। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन आप लोगों ने दो पार्ट में कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों आगे की जो क्वेश्चंस है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों के मास्टर क्लास के लिंक, सारे विषयों के क्लासेस की लिंक, सारे विषयों की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऐसे चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे, आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने से आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाते हैं, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाती है, सारे विषयों की मास्टर क्लास की वीडियोस मिल जाती हैं और वहां पर कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, टारगेट यूपी टेट सीटेट नाम से हमारा वहां पर अकाउंट है। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।